Yeah, very good morning to everyone those who are watching this video. This is Sanjay Singh. I welcome you in my concept classes. So today we are going to start a one separate topics. That's name is state structure and Varna system in age of Buddha. तो हम लोग यानी कि यहाँ पर बात करने वाले हैं स्टेट स्ट्रक्चर के लिए, और उसमें क्या था वर्ना सिस्टम के लिए बात करेंगे जो बुद्धा एज में था. सो हम लोग यानी कि बहुत सी चीज़ें हमने पीछे जो पढ़ चुकी हैं बुद्धा एज के, यानी कि बुद्धा के बारे में पढ़ा, हमने वर्ना सिस्टम के बारे में पढ़ा. ठीक है, अगर वर्ना सिस्टम की जब बात आती है तो हम लोगों के दिमाग में एक स्ट्रक्चर आ जाता है. वो क्या है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये चार वर्ण जो थे यानी कि सोसाइटी ने उस वक्त अपने इन डिविजन्स यानी कि ब्राह्मणों ने इसको यानी कि डिवीजन कर रखा था. लेकिन यहाँ पर हम लोग जो समझेंगे वर्ना सिस्टम क्या बुद्धा की एज में था, अगर था तो कैसा था, किसके बेसिस पर था, और बुद्धा के समय पर उनकी स्थिति कैसी थी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अगर लाइक नहीं किया है मेरे चैनल को, वीडियो को, उसको लाइक कर सकते हैं. अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं. ठीक है. सो कम ऑन द पॉइंट्स. सेकेंड, अर्बनाइजेशन. And before starting it, I will take my pen here, and then after I will start. Yeah, okay. Come on the point. Second, urbanization. A picture of the material life in the North India, especially in the eastern UP and Bihar, can drawn on the basis of the Pali text and Sanskrit sutra literature in the combination with the archaeological material. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पिक्चर है मटेरियल लाइफ की नॉर्थ इंडिया में अगर देखी जाए तो स्पेशली वो कहाँ पर यानी कि जिस्ट होती है ईस्टर्न यूपी में और बिहार में. ठीक है, जो उसको यानी कि ड्रॉन की जाती है किसके बेसिस पर, पाली टेक्स्ट जो हमें मिले हैं और संस्कृत के जो टेक्स्ट मिले हैं. ठीक है, लिटरेचर में जिनका कॉम्बिनेशन मिला है आर्कियोलॉजिकल मटेरियल में. ठीक है, आर्कियोलॉजिकली द 5th century BC मार्क द बिगिनिंग ऑफ द नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. कहने का मतलब ये है कि आर्कियोलॉजी से ये पता चलता है कि 5th century के अराउंड कुछ ऐसे मार्क मिले हैं जो बिगिनिंग नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिले हैं, जिनको हम लोग यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NBPW. फेज इन द गंगेटिक प्लेन्स में. ठीक है, जो हमारा गंगेटिक, मैंने सबसे पहले एक ही बात बताई थी कि मिड गंगेटिक और गंगेटिक प्लेन्स जो ये एरिया है और दोआब का क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा फ्लरिश हुआ इन द मगधन एम्पायर में. ठीक है, बुद्धा की एज में. ओके, एंड दिस वाज वेरी ग्लॉसी. ये क्या था, बहुत ही यानी कि बढ़ चढ़ के था. ठीक है, शाइनिंग, चमक, यानी कि एक ऐसा यानी कि जो गंगेटिक प्लेस में यानी कि जो हमें पोएट्रीज मिली हैं वो कैसी ग्लॉसी मतलब शानदार थी. ठीक है, शाइनिंग मतलब चमकदार थी. ठीक है, जो इस टाइप की पोएट्री थी. दिस पोएट्री वाज मेड ऑफ वेरी फाइन मटेरियल. ये जो पोएट्री थी बहुत ही अच्छे मटेरियल से बनाई जाती थी. एंड अपेरेंटली सर्व्ड एज ए टेबल वेयर, और उनको यानी कि टेबल वेयर के लिए यानी कि जो रिच आदमी थे अपनी टेबल पर यानी कि सज्जित करके उसमें खाना पीना किया करते थे. इन एसोसिएशन विद द पोएट्री आर फाउंड आयरन इम्प्लीमेंट्स, स्पेशली दोज मीट फॉर द क्राफ्ट्स एंड एग्रीकल्चर. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर देखा जाए जो पोट्री है जो फाउंड की गई हैं जो यानी कि इस क्षेत्र में, उसमें हुआ क्या है, आयरन इम्प्लीमेंट्स में उस समय देखने को मिले, स्पेशली कहाँ पर, यानी कि जो क्राफ्ट्स एंड एग्रीकल्चर के जो यानी कि क्षेत्र थे वहाँ पर. ठीक है, दिस फेज आल्सो सॉ द बिगिनिंग ऑफ द मेटल मनी. यानी कि ये फेज हमें ये भी बताता है कि उस वक्त यानी कि आरंभ हो चुका था यानी कि जो मेटल से यानी कि मुद्रा बनाने का. द यूज ऑफ बंड ब्रिक्स, और उस वक्त यानी कि बंड ब्रिक्स का यूज होने लगा था. ठीक है, उससे पहले क्या था, मड ड्वेलिंग सी, अब क्या बंड ब्रिक्स यूज हो रही हैं. रिंग वेल बिगन इन द मिडल ऑफ द NBPW फेज, दैट इज द 3rd century. कहने का मतलब ये 3rd century के अराउंड देखा जाए तो बंड ब्रिक्स का यूज होने लगा था, और यानी कि रिंग वेल्स देखने को मिलते थे. कब, यानी कि जो मिड ऑफ यानी कि NBPW. ठीक है, Studies of Doab sites shows the Chalcolithic settlements started in the black and red ware phase in the polished grey ware. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर स्टडीज यानी जो स्टडीज हैं दोआब की यानी कि जो बताती हमें शो करती हैं कि चैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स जो देखने को मिले हैं स्टार्टेड हुए इन यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर फेज. कब हुए, ये यानी कि जब इससे पहले हुए थे, यानी कि जो पेंटेड ग्रेवेयर थे उससे पहले हुए थे. एंड इंक्रीज सब्सटेंशली, और आगे आगे वो बढ़ते चले गए. ठीक है, इन द फेज यानी कि PGW. द सर्वे ऑफ कानपुर, यानी कि कानपुर का अगर सर्वे उन्होंने किया जो डिस्ट्रिक्ट का. ठीक है, उसमें दिखाई पड़ा कि सेटल्ड एरिया जो यानी कि है PGW के, ठीक है,
वो थ्राइस हैं एरिया उसमें, यानी कि इनके पाया गया क्या, ये कल्चर पाया गया वहाँ पर, ब्लैक एंड रेड वेयर फेसेस। आल्सो सेटल्ड एरिया एक्सपेंडेड ओवर 2.5 of times ड्यूरिंग द NBPW फेज। कहने का मतलब ये यहाँ पर ये है कि यानी कि अगर देखा जाए जो जो कहने का मतलब यह जो सेटल एरिया है जो एक्सपेंड हुआ 2.5 times ड्यूरिंग द NPW, ठीक है। एज सेटलमेंट्स एक्सपेंडेड द पॉपुलेशन केप्ट इंक्रीजिंग, जैसे जैसे यानी कि हमारा सेटलमेंट्स एक्सपेंड हुआ, बढ़ा, तो पॉपुलेशन क्या थी, बढ़ना ही थी, वो तो ठीक है, बढ़ती रही। दस द NBPW phase starting around 500 BC saw the considerable increasing in both settlements and the population। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यानी कि एक ऐसा फेज जो 500 के अराउंड था, ठीक है, NPW, उसमें देखा गया कि कंसिडरेबल देखा गया जैसे जैसे सेटलमेंट्स बढ़ रहा था वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, दोनों ही बढ़ रहे थे। ओके, सो आते हैं पॉइंट पर। द NPW फेज मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन। जो NBPW फेज यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो पाए गए हैं, उसको उन्होंने ये बताया कि ये सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया में कहा गया। हड़प्पन टाउन्स डिसअपेयर्ड, जो हड़प्पन टाउन्स थे वो डिसअपेयर्ड हो गए 1900 BC में, ठीक है, मैंने जैसे बताया था, और यानी कि 2500 BC के अराउंड यानी को देखने को मिले थे, लेकिन ये लोग डिसअपेयर्ड हो गए कब, 1900 BC में, ठीक है। फॉलोइंग दैट फॉर अबाउट अगर 500 ईयर नो टाउन वर इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, और यानी कि 1500 यानी कि अगर देखा जाए तो 1500 साल पहले, ठीक है, इंडिया के अंदर कोई भी यानी कि टाउन इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। हाउएवर फ्रॉम अबाउट 200 BC अगर देखा जाए वी नोटिस्ड सेटलमेंट्स इन दोआब एंड नेबरिंग एरियाज। हमने देखा कि यानी कि कुछ सेटलमेंट्स देखने को मिले दोआब में एंड उसके नेबरिंग एरियाज में देखने को मिले हैं। वी फाइंड 2 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स इन द लोअर दोआब, जो यानी कि हमने दोआब के अंदर की यानी कि 2 टाइप के सेटलमेंट्स देखने को मिले हैं। एक कौन सा है जो यानी कि कब से 1000 BC से और 600 BC के यानी कि अंदर पाया गया है। बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द लोकेशन, यानी कि किस किस पर बेस्ड था वो, साइज की, उसका साइज कितना है और लोकेशन कहाँ उसकी लोकेशन एग्जिस्ट करती है। इन द सेम एरिया एंड ऑन द सेम बेसिस 4 types of settlements are located. Some parts this settlements hierarchy is regarded as the most important indicators of the urbanization। कहने का मतलब है ये जो settlements है hierarchy वो यानी कि रिगार्ड की जाती है, उसको माना जाता है कि most important indicator था किसका, urbanization का। Large settlements may enjoy some advantage over the smaller ones। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो लार्ज सेटलमेंट्स थे वो एंजॉय करते थे यानी कि सम एडवांटेजेस ओवर द स्मॉलर, यानी कि जो बड़े बड़े सेटलमेंट्स थे वो यानी कि छोटे पर यानी कि अपनी वो दिखाते थे, हावी होते थे, मतलब उनको ज़्यादा ही पावर होती थी एज ए कंपेरिजन टू द स्मॉलर। बट विदाउट क्राफ्ट्स, यानी कि क्राफ्ट्स के बिना, कॉइन्स के बिना, ट्रेड्स के बिना, एग्रीकल्चर सरप्लस इवन सेटलमेंट्स कैन नॉट ग्रो इनटू अ टाउन। कहने का मतलब ये बिना यानी कि क्राफ्ट्स के, कॉइन के, ट्रेड के, एग्रीकल्चर के, सरप्लस के बिना यानी कि कोई भी यानी कि सेटलमेंट्स यानी कि ग्रो नहीं कर सकता किसी भी टाउन में। टाउन अरोज इन द मिड गंगेटिक बेसिन, ठीक है, मिड गंगेटिक बेसिन इन द 5th century BC एंड दस सेकेंड अर्बनाइजेशन बिगन इन इंडिया। यानी कि और फिर क्या हुआ, जो सेकेंड अर्बनाइजेशन है वो आगे बढ़ता गया मिड गंगेटिक बेसिन में, ठीक है। Many towns mention in Pali text and संस्कृत। कहने का मतलब यहाँ पर बहुत सारे टाउन्स जो हैं उसमें यानी कि जो मेंशन किया गया है वो किस भाषा में, पाली में उसे लिखा गया है। क्योंकि देखो अब जिस लोगों को यानी कि पाली समझ में आएगी तो पाली भाषा को मेंशन करेगा, जिनको संस्कृत समझ में आएगी वो संस्कृत के टेक्स्ट को यूज करेगा, ठीक है। सच एज जो यानी कि वो कौन से टाउन्स थे, कौशाम्बी हुआ, श्रावस्ती हुआ, ठीक है, श्रीरंगपुरम हुआ, ठीक है, एंड अयोध्या, कपिलवस्तु, वाराणसी, वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्रा एंड चंपा हैव बीन एक्सकेवेटेड, इनको यानी कि खुदाई के द्वारा निकाला गया। एंड ईच केस साइन ऑफ द हैबिटेशन एंड मड स्ट्रक्चर रिलेटिंग टू अर्ली NBPW फेज टू द मिडल पीरियड ऑफ इफ हैव बीन फाउंड। कहने का मतलब यहाँ पर ये इनको खुदाई के बाद पता चला कि इन पे यानी यहाँ पर जो यानी कि
जो स्ट्रक्चर थे वो मड स्ट्रक्चर से, ठीक है। और यहाँ पर यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक फॉरेस्ट यानी कि जो वेयर थे वो यूज किए जाते थे, और यहाँ पर वुडन भी यानी कि चीज़ें यूज होती थी। वुडन पॉलिसेड हैव बीन फाउंड इन पटना, यानी कि जो लकड़ी के टिम्बर के बने हुए यानी कि बहुत बहुत अच्छी चीज़ें जिन हाउस बने होते थे वो पटना में पाए गए, जिसे पाटलिपुत्र पहले कहा जाता था। एंड दीज पॉसिबली रिलेट टू द मौर्यन टाइम्स, और इसको यानी कि मौर्य समय से यानी कि रिलेट किया गया, ठीक है। यानी कि मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य, और यानी कि उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका पोता अशोक, ठीक है, अशोक मौर्य, तो उससे रिलेट किया गया, अशोक द ग्रेट। रिलेटिंग टू 7 to 6th सेंचुरी, कहने का मतलब है ये रिलेट कर रहे हैं कब, यानी कि 7 से 6 यानी कि 6th सेंचुरी BC। दीज आर द अर्लीस्ट वुडन इनक्लोजर इन द मिड गंगेटिक प्लेन्स। ये क्या थे, वुडन यानी कि इनक्लोजर थे जो मिड गंगेटिक प्लेन्स में पाए गए। द हाउस वर मोस्टली मेड ऑफ मड ब्रिक्स, यानी कि जो हाउस थे किसके बने हुए थे, मड ब्रिक्स के बने हुए थे एंड वुड के बने हुए थे। मैंने पहले ही बताया था कि यानी कि ड्वेलिंग्स जो थी मड ड्वेलिंग्स थी, एंड देन मड ब्रिक्स से बनी हुए थे, और यानी कि वो लकड़ियों से, यानी कि बढ़िया बढ़िया इमारती लकड़ियाँ जो होती थी उसके द्वारा अपने घर बनाया करते थे, ठीक है। सो कम ऑन द पॉइंट। which naturally disintegrated in the moist climate of the mid Gangetic basin। कहने का मतलब जो disintegrate करते हैं यानी कि moist climate of किसका, यानी कि गंगेटिक बेसिन से। although 7 asteroid places आर मेंशन इन द पाली टेक्स्ट, यानी कि जो देखा जाए यानी कि 7 एस्टेरॉयड है उनको यानी कि मेंशन किया गया है पाली टेक्स्ट में। दिस हैव नॉट बीन यानी कि डिस्कवर्ड एनीवेयर, ये इनको अगर देखा जाए तो यानी कि कहीं भी डिस्कवर्ड अभी तक नहीं हो पाया है। द स्ट्रक्चर डेट हैव सो फार बीन एक्सकेवेटेड इन जनरली unimpressive though the together with other material remains indicate a great increase in the population comparison of the PGW settlements। आप देख सकते हैं इसे, और ये कुछ यानी कि जो प्लेसेस हैं जिनको मेंशन किया गया है मैंने बताया था, ठीक है। हस्तिनापुर हो गया, ठीक है, और यमुना का और यमुना और गंगा का क्षेत्र ये दोआब क्षेत्र हो गया। श्रावस्ती मैंने बताया था, राजघाट, ये क्या आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, राजगीर ये रहा, ठीक है। और अभी हमने एक और बात करी थी, वेट कुछ चीज़, हाँ वैशाली, ठीक है, और बंगर और या कौशाम्बी, इन चीज़ों की बात हमने करी थी। तो ये सब क्षेत्र अगर देखा जाए तो मोस्टली यानी कि हमारे किसको कवर करते हैं, यूपी और यानी कि बिहार को कवर करते हैं, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अपने लिए भी आप देख सकते हैं। ओके, कम ऑन द पॉइंट। Many towns were सीट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि बहुत सारे यानी कि जो टाउन्स थे क्या थे उनमें यानी कि गवर्नमेंट की सीट थी। बट वाट एवर बी कॉज्ड ऑफ देयर ओरिजिन, उनके यानी कि ओरिजिन का क्या कॉज था, मतलब क्या कारण था। दे इवेंचुअली बीकम मार्केट एंड कैम टू बी इनहेबिटेटेड बाय आर्टिसन एंड मर्चेंट्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है धीरे धीरे क्या हुए, उनमें मार्केट उत्पन्न हुई, यहाँ पर लोग यानी कि इनहेबिटेट हुए, आर्टिसंस रहने लगे, मर्चेंट्स आने लगे, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, अगर कहीं पर मार्केट बन पेगी तो भैया लेने और देने वाले आएंगे, ठीक है। द सिटी ऑफ चंपा नियर भागलपुर इज कॉल्ड वनियागमा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है एक सिटी थी जिसका नाम था यानी कि जो चंपा के यानी कि सिटी ऑफ चंपा जो था वो किसके, भागलपुर के नज़दीक पड़ती है, वो कही जाती थी विनयगमा, ठीक है, इन प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक टेक्स्ट में, ठीक है। यानी कि एंड मीन्स सेटलमेंट ऑफ मर्चेंट, इसका मतलब होता था कि ये यानी कि उन लोगों की जगह है जहाँ पर मर्चेंट रहते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर जाइए तो दिल्ली के अंदर क्या है, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया अलग है, रहने का एरिया अलग है, कमर्शियल एरिया अलग है, ठीक है। सो ये डिवीज़न जो डिवाइडेड होते हैं उनको हम लोग क्या कह सकते हैं, उनका यानी कि लोकेशन बटा हुआ है। सम प्लेसेस वर सेंटर ऑफ आर्टिसंस, कुछ ऐसे प्लेसेस यानी कि आर्टिसंस के यानी कि सेंटर थे। सद्दलपुत्ता एट वैशाली, ठीक है, वहाँ पर लगभग 500 यानी कि सद्दलपुत्ता जो वैशाली है वहाँ पर लगभग 500 के करीब पोर्टर्स मतलब कुम्हार रहते थे। शॉप्स जो कुम्हारों की शॉप्स थी वहाँ पर पाई जाती थी। बोथ आर्टिसन एंड द मर्चेंट वर ऑर्गेनाइज इनटू गिल्ड अंडर द
गिल्ड अंडर देयर रिस्पेक्टिव हेडमैन। कहने का मतलब ये जो दोनों आर्टिसन एंड मर्चेंट्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज किया गया इनटू यानी कि गिल्ड किसके रिस्पेक्टिव हेडमैन के लिए। we hear of the 18 guild of the artisans, but only the guild of smith, carpenters, leather worker and painter आर स्पेसिफाइड। कहने का मतलब हमने बहुत सारे 18 यानी कि गुल्ड के बारे में, बहुत 18 प्रकार के यानी कि कलाकारों के बारे में सुन रखा है, लेकिन हमने यहाँ पर जो देखा है गोल्ड स्मिथ के बारे में, कारपेंटर्स के बारे में, ठीक है, लेदर वर्कर मतलब चर्मकार के बारे में सुन रखा है, और जो पेंटर थे उनके बारे में स्पेसिफाइड यहाँ पर किया हुआ है। बोथ आर्टिसन एंड द मर्चेंट्स जो थे लिव्ड रहते थे कहाँ पर, यानी कि फिक्स लोकेलिटीज़ के अंदर रहते थे जो टाउन में अंदर पड़ती थी, ठीक है। वी हियर ऑफ द यानी कि वैसाज एंड मर्चेंट्स, यानी जो वैसाज होते हैं मतलब यानी मर्चेंट व्यापारी, ठीक है, जिसे वैस बोलते थे, ठीक है। तो हमने यानी कि उनके बारे में सुना, जो यानी कि स्ट्रीट इन यानी कि वाराणसी में था, उनकी यानी रहने के लिए जगह थी। एंड द ऑफिस स्ट्रीट ऑफ द आइवोरी वर्कर्स, जो आइवोरी वर्कर्स थे उनके बारे में सुना, ठीक है। दस द स्पेशलाइजेशन इन द क्राफ्ट्स डेवलप्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द गिल्ड सिस्टम एज वेल एज लोकलाइजेशन। Generally, crafts were hereditary and son learned his family trade from the father। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे अगर किसान का बेटा क्या है तो किसानी अपने बाप से सीखता है, ऐसे यानी कि जो सुनार का बेटा होगा अपने बाप से सुनार यानी कि सोने का पूरा काम सीखेगा। ऐसे लोहार का बेटा है वो लोहार यानी कि अपने बाप से लोहारी गिरी पूरी सीख लेगा। तो सिंपल तरीका यहाँ पर हेरिडेटरी होता था, मतलब कि जनरली द क्राफ्ट्स वर हेरिडेटरी एंड सन लर्नड हिज फैमिली ट्रेड फ्रॉम हिज फादर। अपने यानी कि जो पूरा कार्य है फैमिली का काम वो अपने पिता से सीखता था और ये पोजिशन हेरिडेटरी थी। प्रोडक्ट्स ऑफ द क्राफ्ट्स वर ट्रांसपोर्ट बाई मर्चेंट्स over long distance। we repeatedly hear of 500 cartloads of goods। कहने का मतलब यहाँ पर है जो प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, ऑफ क्राफ्ट्स के, उनको ट्रांसपोर्टेड किया गया बाई मर्चेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, और हमने सुन भी रखा है रिपीटेडली यानी कि 500 यानी कि कारलोड्स होते थे, गुड्स मतलब सामान हो गए, ठीक है, लगेज वगैरह। ओके, दीज मेंटेन फाइन टेक्सटाइल्स, और ये यानी कि बड़ी बड़ी यानी कि अच्छी टेक्सटाइल को मेंटेन किया करते थे, ठीक है। आइवोरी ऑब्जेक्ट्स पोर्ट्स लाइक दैट, राइट। ऑल इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ द पीरियड वर सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक एंड ट्रेड रूट्स कनेक्टेड विद वन अदर। कहने का मतलब है जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज थी जिनमें ये सब क्रियाएं होती थी उनको एक बैंक यानी कि जो रिवर होती थी, नदी होती थी, नदी के किनारे बनाई जाती थी ये नदियाँ, क्योंकि वहाँ से जो कनेक्ट यानी कि जो ट्रेड रूट्स होते थे वहाँ से आराम से यानी कि पानी के द्वारा एक सिटी से दूसरी सिटी पर आराम से पानी के द्वारा पहुँचाया जा सके, ठीक है, ये सिंपल था। ओके, सो श्रावस्ती वाज लिंक्ड बोथ कोसाम्बी एंड वाराणसी, यानी कि श्रावस्ती को यानी कि किससे लिंक किया गया था, यानी कि कौसाम्बी एंड वाराणसी से, ठीक है। जो कौसाम्बी यानी इलाहाबाद के पास पड़ता है, वाराणसी को हम जानते हैं यहाँ जो काशी है, ठीक है। द लेटर वाज कंसीडर्ड टू बी अ ग्रेट सेंटर ऑफ द ट्रेड इन द एज ऑफ द बुद्धा। बाद में यानी कि श्रावस्ती को यानी कि उस बुद्धा की एज में यानी कि उस वक्त का सबसे ज्यादा सेंटर यानी कि किसके लिए सेंटर माना गया, ट्रेड के लिए, ठीक है, बुद्धा की एज में। द रूट फ्रॉम श्रावस्ती पास्ड ईस्टवर्ड एंड द साउथवर्ड थ्रू द कपिलवस्तु एंड द कुशीनारा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, और ये लिंक्ड करता था वैशाली से। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि रूट था श्रावस्ती से जो पास करता था ईस्टवर्ड एंड साउथवर्ड, किसके द्वारा, कपिलवस्तु एंड द कुशीनारा से, ठीक है, जो लिंक्ड करता था वैशाली को, यानी कि ईस्टवर्ड और साउथवर्ड यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, इधर यानी कि वो यानी कि इनसे कनेक्ट करता था, ठीक है, इससे ईस्ट से ऐसे यानी कि हमारा पड़ जाएगा वैशाली, सॉरी वेट हाँ, कपिलवस्तु से फिर इधर हमारा कुशीनारा और इधर ही हमारा पड़ गया श्रावस्ती, ठीक है। इस तरीके से यानी कि लिंक करता था, एक ट्रायंगल फॉर्म में बनाता था जो यानी कि लिंक करता किसको, वैशाली को भी लिंक करता था। ट्रेडर्स क्रॉस्ड गंगा, ठीक है, जो ट्रेडर्स थे वो यानी कि गंगा को क्रॉस करते थे नियर पटना एंड ट्रेवल्ड राजगीर को ट्रेवल किया करते थे, एंड आल्सो वाया अ रिवर चंपा के द्वारा भी, यानी कि वो लोग रिवर टू चंपा यानी कि नदी के द्वारा ही चंपा जाया करते थे, ठीक है, राजगीर से यानी कि राजगीर जाया करते थे, जो उनके पटना से राजगीर, फिर राजगीर से यानी कि चंपा, ठीक है। इफ वी आर बिलीव द जातका टेल्स द ट्रेडर्स ऑफ कौसला एंड मगधा वेंट वाया मथुरा एज ए नॉर्थ और एज तक्षशिला। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि
अगर हम लोग विश्वास करते हैं जातक कथा में, यानी कि जो बुद्ध के यानी कि जन्म कथाओं के बारे में बताया गया जिसमें बहुत सारी, ठीक है, उसमें अगर विश्वास करें जो ट्रेडर हुआ करते थे कौशल के एंड मगध के, वो क्या करते वेंट मतलब जाया करते थे मथुरा, ठीक है, किसके मथुरा से, यानी कि जो कहाँ पड़ता है, इसी के द्वारा यानी कि मथुरा जाया करते थे, जो यानी कि तक्षशिला के नॉर्थ पड़ता है। ओके, सो सिमिलरली फ्रॉम या wait went to via as far north as तक्षशिला। ओके, ठीक है, मथुरा दे ट्रेवल्ड साउथवर्ड, ये यानी कि साउथवर्ड यानी कि ट्रेवल किया करते थे ना ईस्टवर्ड टू उज्जैन एंड गुजरात कोस्ट। कहने का मतलब यहाँ पर ये यानी कि ट्रेवल किया करते थे यानी कि साउथवर्ड, ठीक है, एंड वेस्टवर्ड टू उज्जैन से, एंड गुजरात कोस्ट में भी जाया करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेड वाज फैसिलिटेटेड बाय द यूज ऑफ मनी। जो ट्रेड था उसको फैसिलिटेट अगर किया जाए, ठीक है, तो मनी के यूज के द्वारा यानी कि किया जाएगा। ज्यादा से मनी यूज होगा तो ट्रेड बढ़ेगा, यानी कि मनी, ठीक है। द कॉइन आर द मेटल, ठीक है, द कॉइन आर मेटल मनी bearing the stamp of the authority was invented in the 7th century in Lydia in Asia Minor. How it was first introduced in India not clear। यानी कि अगर देखा जाए भारत में यानी कि इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार, तो ये इसके बारे में, ये जो इन्वेंट हुआ, ठीक है, इसके बारे में क्लियरिटी नहीं है। द टर्म निष्का एंड सतमाना इन द वैदिक टेक्स्ट आर टेकन टू बी नेम्स ऑफ द कॉइन्स। यानी कि ये कहाँ से लिए गए हैं, ये जो कॉइन्स हैं उनके ऊपर, वैदिक टेक्स्ट के जो यानी कि कॉइन्स यानी वैदिक टेक्स्ट हैं, लेकिन ये कहाँ से लिए गए हैं, जो कॉइन्स हैं उनके ऊपर पाया गया है। बट दे सीम टू बी हैव बीन प्रेस्टीज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स। और ये पाया गया कि ये किसके द्वारा बने हुए थे, मेटल के द्वारा बने हुए थे। इट अपीयर्स, ये दिखाई पड़ता है कि डेट जो वैदिक टाइम्स exchange was conducted through barter and the mutual gift system served as a mode of the exchange in pre-Buddhist times. Sometime cattle served as a purpose of currency। यानी कि कहने का मतलब है कभी कभी होता था कि जानवरों को यानी कि करेंसी के पर्पज से यूज किया जाता था कि आप मुझे इतने जानवर दे दीजिए, ठीक है, और ये जानवर में यानी कि इसके बदले में मैं तुम्हें यानी कि या चना दे दूंगा या गेहूं दे दूंगा, इस तरीके से। और फिर बाद में क्या किया, उसने उस जानवर यहाँ से ले लिया और ज़्यादा से ज़्यादा जाकर उस जानवर को आगे उसने पार्स किया और उसके बदले में उसने उसे टमाटर ले लिया, ठीक है, सेब ले लिया। इस तरीके से ये लोग काम करते थे, जानवरों को यानी कि अदला बदली करते थे, तो करेंसी का भी काम करता था। ओके, सो कॉइन्स मेड ऑफ मेटल अपीयर्स फर्स्ट इन द एज ऑफ द यानी कि गौतम बुद्धा। कहने का मतलब है जो कॉइन्स जो यानी कि जो बने थे मेटल के, वो फर्स्ट एज उनका दिखाई पड़ा तो गौतम बुद्धा के पीरियड में दिखाई पड़ा। द अर्लीस्ट वर मेड लार्जली ऑफ सिल्वर। जो सबसे पहले अगर यानी कि जो कॉइन बनाए गए तो वो यानी कि सिल्वर के बनाए गए, मतलब चांदी के। द अ फ्यू कॉपर कॉइन्स आल्सो एग्जिस्ट, यानी कि और उस वक्त यानी कि कुछ कॉपर के कॉइन्स भी यानी कि एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, और दे वर कॉल्ड पंचमाग्ड। इनको यानी कि पंचमाग्ड कहा जाता था बिकॉज पीसेस ऑफ सिल्वर एंड द कॉपर वर पंच्ड विद अ सर्टेन मार्क्स। कहने का मतलब इनको पंच क्यों किया जाता था, अगर मान लो आप किसी के तमाचा मारते हो, तो मैंने एक पंच लगा दिया, तो पंच मतलब छाप दिया, मतलब छाप यानी कि किसी पर छाप लगाना। तो इसी पर यानी कि वो लोग क्या करते थे, सिक्का बनाते तो उस पर कुछ ना कुछ स्टैंप लगा देते, मतलब स्टैंप लगा देते, चिपका देते, मतलब यानी कि उस पर कुछ एक आकृति बना देते, मार्क एक बना देते थे, तो इसलिए बोलते हैं उसे पंचमाग्ड, राइट। ओके, सच एज हिल, ट्री, फिश, बुल, एलिफेंट एंड क्रेसेंट। कहने का मतलब यहाँ पर ये वो लोग यानी कि जो चित्र बनाया करते थे उसमें क्या क्या पाया जाता था, जैसे यानी कि हिली एरिया, उसमें यानी कि वो लोग यानी कि छाप देते थे, ट्री को, पेड़ को छाप देते थे, फिश को छाप देते थे, मछली को, ठीक है, बुल मतलब एलिफेंट एंड बुल मतलब यानी कि ऑक्स, ठीक है, जो बैल होता था, बुल सांड वगैरह, ठीक है, एलिफेंट मतलब हाथी, और क्रेसेंट, ठीक है। इन मौर्या एंड लेटर टाइम्स कास्ट कॉइन्स एंड डाई स्टॉक्स कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स वर आल्सो यूज। यानी कि उस वक्त यानी कि कास्ट के कॉइन्स यानी, ठीक है, कास्ट कॉइन्स भी यूज किए जाते थे, ठीक है, एंड डाई स्टक कॉइन्स भी यानी कि स्टक कॉइन यूज किए जाते हैं इन डिफरेंट मेटल, यानी कि डिफरेंट मेटल के बने हुए होते थे। द अर्लीस्ट हॉर्ड्स ऑफ द कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन द ईस्टर्न यूपी। यानी कि सबसे पहले अगर यानी कि कॉइन्स का जो हॉर्ड मिला, एक ढेर मिला, वो ईस्टर्न यूपी में मिला है, एंड जो मगध का एक क्षेत्र था उसमें देखने को मिला है। Although some early coins have been found in तक्षशिला,
कुछ यानी कि जो कॉइन्स हैं वो तक्षशिला में फाउंड किए गए हैं। द पाली टेक्स्ट इंडिकेट्स plentiful use of the money and so the coins were used to pay wages and buy goods। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पाली टैक्स यानी कि पाली टैक्स बताते हैं कि पेंटीफुल यानी कि उस वक्त यानी कि मनी का यानी कि जो यूज हो रहा था, ठीक है, जो हमें दिखाता है कॉइन्स वर यूज, उस वक्त यानी कि कॉइन्स को यूज किया जाता था, जो पे किया जाता था यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द, यानी कि अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसके बदले में ना चीज़ देंगे, हम उसके बदले में कॉइन्स देंगे, ठीक है। द यूज ऑफ मनी बिकम सो यूनिवर्सल, और उस वक्त मनी का जो यानी कि प्रचलन था वो बहुत ही बढ़ता चला गया और पूरे विश्व में फैल गया। डेट इवन द प्राइस ऑफ ए डेड माउस वाज एस्टिमेटेड इन इट। उस वक्त यानी कि जो मृतक यानी कि जो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए कि जो प्राइस किसका, डेड माउस वाज एस्टिमेटेड, उसका पाउस भी यानी कि प्राइस भी एस्टिमेट किया जाता है कि मर गया तो उसका भी प्राइस होगा, ठीक है। इन 300 BC वी नोटिस, हमने देखा कि फ्लेज यूनिवर्सल डेट लेड ए ग्रेट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। 300 BC के अराउंड अगर देखा जाए तो यानी कि फुल फ्लेज अर्बनाइजेशन है वो बहुत यानी कि ग्रेट इन्फ्लुएंस लेकर आती है किसके अंदर, जो पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, ठीक है। इट एस्टिमेटेड डेट इन 2,70,000 अप्रोक्स माने 3 lakhs राइट पीपल लिव्ड इन पाटलिपुत्रा। और बाप रे, इतना बड़ा संख्या, यानी कि लगभग 3 लाख पीपल उस वक्त पाटलिपुत्रा में रह रहे थे, ठीक है। और जिसमें से 60,000 जो मथुरा में रह रहे थे और 48,000 जो यानी कि विदिशा, ठीक है, जो मॉडर्न आज यानी कि बेसनगर कहा जाता है, ठीक है, एंड वैशाली और 40,000 इन कौसाम्बी में रह रहे थे, जो आज यानी कि ओल्ड राजगीर उस वक्त यानी कि कहा जाता था, ठीक है। एंड 38,000 इन उज्जैन, सच एज साइजेबल पॉपुलेशन कैन नॉट बी सजेस्टेड इन फॉर अर्लियर टाइम्स। और देखा जाए तो इतनी यानी कि पॉपुलेशन यानी कि नहीं कल्पना की जा सकती, ठीक है। अर्बनाइजेशन स्ट्रेंथन द स्टेट, इंक्रीज ट्रेड एंड प्रमोट्स रीडिंग एंड राइटिंग। कहने का मतलब जैसे जैसे यानी कि शहरीकरण बढ़ता गया तो हुआ क्या कि मतलब लोगों में एक यानी कि एक भावना उत्पन्न हुई पढ़ने की, लिखने की, व्यापार करने की, ठीक है, ये सब भावना उनके अंदर आ गई। आफ्टर एंड ऑफ द हड़प्पन कल्चर, जैसे ही हड़प्पन कल्चर एंड हुआ, राइटिंग प्रोबेबली बिगिन अ कपल ऑफ द सेंचुरीज बिफोर अशोका। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर बात करें आफ्टर एंड ऑफ हड़प्पन कल्चर, यानी कि जैसे ही हड़प्पा का जो कल्चर एंड हुआ तो राइटिंग प्रोबेबली उसको माना जाता था, उसकी प्रायिकता जो मानी गई बिगन आ कपल ऑफ सेंचुरी, मतलब उसके दुगना यानी कि अशोका के यानी कि पहले तक यानी कि बढ़ती चली गई। द अर्लीस्ट रिकॉर्ड हैव बीन डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो पहले के जो रिकॉर्ड थे उनको डिस्ट्रॉयड किया गया, मतलब खत्म हो गए थे। प्रोबेबली बिकॉज दे वर रिटन ऑन द वुड एंड द सिमिलर परसेबल मटेरियल्स, यानी कि उनको लकड़ियों के ऊपर लिखा गया तो उसमें यानी कि ड्यूक लगने के कारण वो जल यानी कि घुन गई, और कुछ ऐसे ताम्रपत्र, भोजपत्र पर लिखा करते थे, ठीक है, तो इतना उनमें यानी कि बना नहीं रहा आगे तक, तो यानी कि वो यानी कि डिस्ट्रॉयड हो गई, खत्म हो गई, ठीक है, डीके हो गया। ओके, सो writing led to be a compilation, not only the law and the rituals but also facilitated bookkeeping which was essential to trade and tax collection। यानी कि राइटिंग और वगैरह ये चीज़ें फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जा रही थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई थी, क्योंकि ट्रेड कितना देना है, ट्रेड में यानी कि टैक्स कितना देना है, कितना कलेक्ट करना है तुमसे, ये सब लिखा होता था। एंड मेंटेनेंस ऑफ द लार्ज प्रोफेशनल आर्मी, यानी कि आर्मी का यानी कि जो यानी कि टैक्स जो लिया जा रहा था किसके लिए लिया जा रहा था, क्योंकि आर्मी हम आगे तक बनाए रखें, ठीक है। द पीरियड प्रोड्यूस टेक्स्ट, कहने का मतलब यहाँ पर यह है द पीरियड प्रोड्यूस टेक्स्ट लीडिंग विद द सोफिस्टिकेटेड मेजरमेंट्स, कहना मतलब सलवा सूत्रा विच प्रीसपोज राइटिंग एंड विच मे हैव हेल्प्ड इन द डिमार्केशन ऑफ द फील्ड एंड द हॉर्सेस। सिंपल है, आप देख लेना। और इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए लेक्चर के साथ, और इसी लेसन का हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।